बांग्लादेश में भयानक कोहराम मचा हुआ है। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में घुसकर लूटपाट कर रहे हैं। इसके बाद शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो भारत आ गई हैं और यहां से लंदन जा सकती हैं। इस बीच बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने देश को संबोधित किया और कहा कि अंतरिम सरकार जल्द बनेगी और संकट को सुलझाया जाएगा। हिंसा के बीच बांग्लादेश सरकार ने मेटा प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर और इंस्टाग्राम बंद कर दिए हैं। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर अफवाहों की बाढ़ आई हुई है। ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से डिटेल्स लेते हैं। बताइए लक्ष्मण जी, शेख हसीना दिल्ली पहुंच चुकी हैं, क्या हलचल है? जी बिल्कुल, यहाँ से करीब मुझे लगता है कि 4:30 बजे के आसपास शेख हसीना वहाँ बांग्लादेश से हेलीकॉप्टर से चली। उसके बाद 4:45 बजे के आसपास उनके हेलीकॉप्टर का पूरा उनके विमान का जब चेक किया है कहाँ पे है, स्थिति देखी गई तो भारतीय सीमा से 10 किलोमीटर के दूरी के आसपास वो दिखा विमान कि वो आ रहा है भारत की तरफ। उसके बाद से इंडियन एयरफोर्स और आर्मी उस विमान की लगातार मॉनिटरिंग करता रहा और फिर जैसे जैसे भारतीय सीमा में विमान घुसा उसके बाद बिहार लखनऊ होते हुए दिल्ली की तरफ आ रहा था तो समझा जा रहा दिल्ली में विमान लैंड करेगा। और ये विमान आखिरकार दिल्ली में करीब 5:15 बजे ये विमान C-13 जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट था वो यहाँ पे लैंड किया, गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स पे लैंड किया। और लैंड करते ही इंडियन एयरफोर्स के जो पार्किंग स्लॉट होते हैं वहाँ पर उस विमान को रखा गया और जो आर्मी है उन्होंने उसको कंट्रोल में लिया। अभी भी जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक शेख हसीना हिंडन एयरपोर्ट पे हैं। लेकिन इस पूरे हालात के जायजा लेने के लिए आगे क्या रणनीति भारत सरकार की होगी, चूंकि भारतीय सीमा में आ चुकी हैं शेख हसीना। उसके बाद एस जयशंकर इस विमान के भारतीय सीमा में आते ही, शेख हसीना के भारत में आते ही एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। समझा जा रहा है कि प्रधानमंत्री से उन्होंने मौजूदा हालात पर चर्चा की, आगे क्या रणनीति होनी चाहिए उस पर क्या चर्चा की। हालांकि कोई औपचारिक बयान उनकी तरफ से नहीं आया है, लेकिन ये अटकलें चल रही हैं कि यहाँ लंबे समय तक शायद शेख हसीना ना रहें, यहाँ से लंदन चली जाएं। इस बात की अटकलें ही हैं, अभी किन्होंने इसकी पुष्टि नहीं की है। भारत सरकार ने एहतियातन जो भारतीय बांग्लादेश सीमा है वहां पे बॉर्डर पे चौकसी बढ़ा दी है। बीएसएफ के डीजी वहां पे जाके हालात की समीक्षा कर चुके हैं और जो बाकी सुरक्षा के एहतियात इंतजाम किए जा सकते थे वो किए जा रहे हैं। जो बांग्लादेश हाई कमीशन है दिल्ली में, यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। इस बीच दो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है कि बांग्लादेश में भी वहाँ बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP जो है वहाँ भी नई सरकार के गठन की तरफ गतिविधियाँ तेज कर दी है। तो समझा जा रहा है कि हालात शायद जल्द काबू में आ जाए। इसमें नए 10 नामों का ऐलान किया है वहाँ की पार्टी ने, जिसमें जो नाम है उसको लेकर थोड़े से राजनीतिक विश्लेषक उसको लेकर सुकून जता रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई ऐसा कट्टरपंथी नाम नहीं आ रहा है। सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनेगी, इस बात की चर्चा वहाँ पे है। बांग्लादेश नेशनल पार्टी के प्रतिनिधियों ने जब वहाँ के आर्मी चीफ से बैठक की तो इन नामों पर सहमति बनी। सलीमुल्लाह खान एक राइटर माने जाते हैं और बहुत ही कट्टरपंथी विचारधारा के नहीं, एक राहत की बात कही जा रही है। 3 इसमें रिटायर्ड जज हैं, 3 सेना के पूर्व अधिकारी हैं। इस तरह के लोगों के नाम यहाँ पर आए हैं। और इस बीच यहाँ पर रेल और हवाई जहाज़ को लेकर जो भी भारत से जो भी रेल बांग्लादेश जाते थे उन सारे ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। जो मैत्री एक्सप्रेस था ढाका कोलकाता के बीच में उसको कैंसिल किया गया है। रूटीन ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। एयर इंडिया ने अपनी फ़्लाइट सारी कैंसिल कर दी हैं और कहा कि कोई पैसेंजर का टिकट पहले से बुक है तो कैंसिलेशन चार्जेस नहीं लगेगा, रेशेड्यूल चार्जेस नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है कि हालात बहुत तेज़ी से यहाँ पे बदल रहे हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद शेख हसीना के भारत में आने के साथ ही, और अब कूटनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी तौर पे जो है हलचलें काफ़ी तेज हो गई हैं। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी। तो ये था हालात बांग्लादेश का। और इसी तरीके से ब्रिटेन में भी कई दिनों से जारी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रदर्शनकारियों ने कई शहरों में उत्पात मचाया है और पुलिस के साथ भी हिंसक झड़प हुई है। लिवरपूल, हल, ब्रिस्टल, लीड्स समेत कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने पथराव किए हैं, साथ ही दुकानों पर हमला बोला और उन्हें आग के हवाले कर दिया। शरणार्थियों के लिए बने होटलों में भी तोड़फोड़ की है। प्रदर्शनकारी भीड़ और पुलिस के बीच कई झड़पें हुई हैं। इन हिंसक विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए ब्रिटेन की सरकार ने दंगाइयों को चेतावनी दी है। सरकार ने कहा है कि हिंसा से सख्ती से निपटा जाएगा। प्रदर्शनों के सिलसिलों में अब तक 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और लंदन में फैली अराजकता पर संवाददाता संजय सूरी की देखिए रिपोर्ट।
तो यहाँ ब्रिटेन में दंगे बढ़ते चले जा रहे हैं, हिंसा बढ़ती चली जा रही है। सरकार नहीं संभाल पा रही, पुलिस नहीं संभाल पा रही, बल्कि आप यूँ देखिए कि उनकी कोशिशों के बाद पुलिस खुद शिकार बन रही है इन प्रोटेस्टर्स का। प्रोटेस्टर्स जो हैं फार राइट ग्रुप के हैं जो इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ हैं, और ये तब भड़के जब सोमवार को पिछले हफ्ते 3 छोटी बच्चों की हत्या की गई। पहले एक अफवाह फैली कि एक मुसलमान था जिन्होंने इन बच्चियों को मारा, वो बात गलत साबित हुई, वो बात झूठ साबित हुई, लेकिन उसके बावजूद मुसलमानों को शिकार बनाया जा रहा है और कई मस्जिदों पर हमले हो चुके हैं। इसके जवाब में इतवार को बोल्टन इलाके में कई मुसलमान भी इकट्ठे हुए और फार राइट ग्रुप के साथ टक्कर ली और पुलिस बीच में आई, उनको अलग अलग करने की कोशिश की, नाकामयाब रही, असफल रही, बल्कि पुलिस को ही अटैक किया गया दोनों तरफ से। उधर वेमथ जो एक और शहर है, वहाँ पे ही इसी प्रकार की जो है सिचुएशन पैदा हुई। अब पुलिस अपने आप को नहीं बचा पा रही तो सिचुएशन को क्या संभालेगी। रोदरम में एक पुलिस ऑफिसर को इतना पीटा गया कि वो बेहोश हो गया, कईयों की हड्डियां तोड़ दी गईं। प्रधानमंत्री की स्टारमर ने चेतावनी दी है कि ऐसे लोगों पर सरकार बिल्कुल कड़ी कार्रवाई करेगी और उनको चेतावनी दी है कि इस प्रकार की हिंसा में भाग ना लें। लेकिन इस हिंसा के पहले भी इस प्रकार की चेतावनियां दी गईं, उनका कोई असर नहीं पड़ा। कुछ निश्चित नहीं है कि प्रधानमंत्री की चेतावनी के बाद भी ये हिंसा काबू में आ पाएगी। और अब रुख करते हैं बाजार का। ग्लोबल बाजारों में आज बिकवाली की सुनामी आई जिसमें हमारे बाजार भी बह गए। बिकवाली का ऐसा सैलाब आया कि निवेशकों के 15 लाख करोड़ रुपए एक झटके में साफ हो गए। सेंसेक्स 2200 पॉइंट टूट गया, निफ्टी ने भी बजट का लेवल तोड़ दिया। सबसे बुरा हाल मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का रहा। और आखिर ग्लोबल बाज़ारों में ऐसा क्या कुछ हुआ है जिससे कोहराम मचा है, खतरा कितना बड़ा है, इसको समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे 4 सहयोगी। पहले चलेंगे आशीष के पास और आशीष से समझते हैं कि आज के बाज़ार में इतना कोहराम आखिर क्यों मचा। आशीष। जी हाँ, ग्लोबल मूड और सेंटिमेंट जो बिगड़े हुए हैं पूरी तरह से हावी होते हुए नजर आए। वैसे ध्यान रखिएगा, पिछले हफ्ते फ्राइडे को हमने ऐसे ही खराब ग्लोबल मूड के बीच में 5 दिनों की बैक टू बैक तेजी के बाद फाइनली 1.25% निफ्टी में दबाव आता हुआ देखा था। और आज सुबह जब लौट के आए थे तो वो यूएस का सेल ऑफ हो या इवन एशिया में जो तगड़ा क्रैश देखने को मिल रहा था, वो सब फिर से हावी होता हुआ नजर आया। अच्छा, खुले तो हल्के दबाव के साथ थे, हल्का मतलब 1.5% के आसपास की कमजोरी के साथ शुरुआत हुई थी 24,300 के जोन्स पर खुलने के बाद दबाव गहराता चला गया। तो वो बजट डे के लोज जो बहुत अहम मान रहा था बाजार, 24,074 के वो बिखरे। उसके बाद 24,000 का इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल तक तोड़ दिया और फाइनली 23,900 के नीचे स्लिप हो गए थे। तो एक समय भारतीय बाजार दरअसल आज 825 पॉइंट यानी कि 3.25% से ज्यादा का दबाव झेलते हुए नजर आए। अब कह लीजिए वो ग्लोबल रिस्क ऑफ मोड जो चल रहा था, पर डर बढ़ रहा था क्योंकि हमारा डर का इंडेक्स इंडिया विक्स एक समय ऑलमोस्ट 50% उछाल के साथ कामकाज कर रहा था। इनफैक्ट क्लोज होते होते भी 40% उछाल, और शायद पिछले 16 सालों में एक दिन में इस तरह का मूव देखने को नहीं मिला। तो वाकई समीकरण बिगड़ते हुए आज नजर आए। हाँ, जाते जाते थोड़ी बहुत रिकवरी नाम मात्र की कह लीजिए, क्योंकि हम क्लोज हुए 24,000 के ऊपर के स्तरों पे। अब उसमें जापान के एफएम के कुछ स्टेटमेंट्स आए या फेड से कुछ इमरजेंसी रेस्क्यू मोड या ऐसे कोई अनप्रेसिडेंटेड अनाउंसमेंट, ये सब अटकलें चल रही थी। शायद ये रीजंस होंगे, पर कोई मीनिंगफुल रिकवरी नहीं थी। एक दिक्कत की बात और, आज रिटेल के पोर्टफोलियोज पे तगड़ा डेंट पड़ा होगा क्योंकि सारे सेक्टोरल पॉकेट्स लाल निशान में थे। बैंक निफ्टी प्रेशर में था और हाई बीटा, कोई रियल एस्टेट, कोई मेटल, कोई कैपिटल गुड स्पेस, इनमें सबसे तगड़ा प्रेशर देखने को मिला। और हाँ, मिड कैप स्मॉल कैप्स की खूब धुलाई और इवेंचुअली मार्केट ब्रेथ आपकी स्क्रीन पर आएगा। एक स्टॉक चढ़ा तो उसके सामने 10 से 11 स्टॉक्स दबाव में थे। इस तरह का प्रेशर आज माउंट हुआ। जी, तो चलिए अब बात करते हैं एशियन मार्केट्स की। हसदा के पास चलते हैं। हसदा, बताइए एशियन मार्केट्स में गिरावट क्यों देखने को मिली?
एशियाई बाजारों में आज कोहराम मचा हुआ था। इनफैक्ट आप कह सकते हैं एशिया में एक ब्लैक मंडे मनाया गया। ब्लैक मंडे इसीलिए क्योंकि जापान में 37 सालों के बाद सबसे बड़ी एक ही दिन में इंट्राडे गिरावट दर्ज हुई है। जी हां, 37 इयर्स के बाद इस तरह का सेल ऑफ, और सेल ऑफ इतना गहरा कि 12% से ज्यादा के नुकसान पर वो इंडेक्स जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया। इसीलिए हम कह रहे हैं ब्लैक मंडे। इनफैक्ट जापान ही नहीं, दक्षिण कोरिया के मार्केट में 9% तक का इंट्राडे करेक्शन देखने को मिला था। वहां पर शॉर्ट सेलिंग पर, एल्गो ट्रेड्स पर पाबंदी भी लगा दी सरकार ने। दरअसल ये जो मंदी आई है वो लार्जली अमेरिकी मार्केट्स की तरफ से आती हुई दिखाई दी, जहां पर आज फिर सेल साइड के संकेत अच्छे खासे हैं। फ्राइडे को एक अग्रेसिव फॉल के बाद डाउ फ्यूचर्स की तरफ से इशारा है कि और अग्रेसिव सेल ऑफ जारी रहेगा। लगभग 600 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा। नैस्डैक में 3.5% तक का नुकसान देखने को मिल सकता है, और ये इनफैक्ट फियर फैक्टर्स हैं जो भारतीय बाजारों पर भी दिन भर छाए थे। और भारत के बाद हमने देखा जब यूरोपीय बाजारों की शुरुआत हुई तो वो भी करीब 2-2.5% नीचे खुले और लगभग 3% तक की गिरावट बनती दिखाई दी। यानी कि ग्लोबल मार्केट्स में हमने देखा एक अच्छा खासा बिकवाली का दबाव बनता दिखाई दिया है। अब इसमें कुछ चीजें हैं जिस पर नजरें होनी चाहिए। एक तो इन मार्केट्स में स्पेशली येन कैरी ट्रेड के चलते सेल साइड की पोजीशंस बनती दिखाई दी। इस बीच ब्लूमबर्ग के हवाले से आज खबर आई कि बॉन्ड बाजार की नजर अब अमेरिका के फेडरल रिजर्व पर रहेगी। उनके मुताबिक बॉन्ड ट्रेडर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फेडरल रिजर्व जल्द एक्शन में आएगा, एक इमरजेंसी रेट कट अनाउंस कर सकता है। फेड की तरफ से इमरजेंसी अगर रेट कट आ जाता है और जिसकी उम्मीदें बढ़ रही हैं वो मार्केट को शायद सपोर्ट करे, इस उम्मीद में ये खबरें मार्केट में जोर पकड़ती दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ येन कैरी ट्रेड पर जापान के एफएम का बयान आया। जापान की सरकार ने कहा है कि वो बैंक ऑफ जापान और एफएसए के साथ बातचीत कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। मार्केट पर इनफैक्ट उनकी पैनी नजर बनी हुई है, लेकिन यहां से क्या वो किसी तरह का एक्शन लेंगे उस पर उनका बयान नहीं आया। तो क्लियरली ये ग्लोबल मार्केट्स ही थे जिन्होंने भारतीय बाजार का भी मूड बिगाड़ा, और आप कह सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स के लिए एक ब्लैक मंडे उभर कर आया। जी, तो ग्लोबल मार्केट से भारत तक आई ये हवा, लेकिन भारत में क्या असर हुआ इसको समझने से पहले थोड़ा इसके कारणों की विवेचना करते हैं। नीरज जी बताइए, ये खराब ग्लोबल संकेतों की वजह क्या है? देखिए, 5 मुख्य कारण है इसमें कमज़ोरी के। पहला कारण ये कि यूएस में रिसेशन का खतरा बढ़ गया है और इसीलिए वहाँ पे टेक्नोलॉजी शेयर्स, चिप से जुड़े कंपनियाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कंपनियों में भारी बिकवाली पिछले कुछ दिनों से देखी गई और शुक्रवार को ज़बरदस्त बिकवाली हुई। उसका कारण ये है कि जो स्टॉक्स बहुत चले थे, जहां बहुत पैसा लगाया गया था, वो स्टॉक्स अब खाली हो रहे हैं। दूसरा इसमें कारण ये था कि अमेरिका में जो जॉब रिपोर्ट आई है वो बहुत ख़राब आई है। 1,14,000 जॉब क्रिएशन हुआ है, जो अनुमान से काफ़ी कम, लगभग आधा, और बेरोजगारी की दर 4% से ऊपर निकल गई, 4.3%। इसलिए लोगों को लग रहा है कि शायद मंदी की चपेट में यूएस आ सकता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ऊपर है, तो मुश्किल हो रहा है बिजनेस करना, और सारी कंपनियों के नतीजे काफ़ी ख़राब आए हैं और गाइडेंस भी ख़राब है। दूसरा कारण ये है कि ब्याज दर में जो कटौती का अनुमान था उसमें बहुत देरी हो रही है। लोगों को जून से अनुमान था कि शायद जून में कट होगा, फिर जून निकल गया, जुलाई निकल गया, अब शायद सितंबर की बातें हो रही हैं। तो दूसरा बड़ा कारण ये है कि ब्याज दर में कटौती में देरी। तीसरा, जिसका जिक्र अभी हो रहा था कि जापान में दरअसल ब्याज दरें बढ़ाई गई हैं। 25 बेसिस पॉइंट जब ब्याज दरें बढ़ी तो जापान की जो करेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुई है। अभी कुछ दिन पहले $1 के मुकाबले 165 येन था, जो उस ब्याज दर बढ़ोतरी के बाद अब 145 पे आ गया है। तो ये 20 येन की जो स्ट्रेंथ आई है येन में, उसकी वजह से येन कैरी ट्रेड अनवाइंड हो रही है। येन कैरी का मतलब ये होता है कि येन में आप सस्ता लोन लेते हैं, ऑलमोस्ट फ्री में मिलता है, और उसको आप दूसरे जगहों पे, दूसरे देशों में जाके निवेश करते हैं जहां ज़्यादा पैसे कमाने को मिलते हैं। लेकिन अब चूंकि वहां भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ी है तो ट्रेड अनवाइंड हो रहे हैं, बिकवाली हो रही है। ये एक बड़ा कारण था बिकवाली का। चौथा है कि चीन में मंदी गहराती जा रही, वहाँ पर रिकवरी के संकेत नहीं दिख रहे हैं और सरकार की तरफ से कोई बहुत पैसे भी नहीं डाले जा रहे हैं। एक लेटेस्ट आंकड़ा ये बताता है कि वहाँ जो पेट्रोलियम कंजम्पशन है उसका इंपोर्ट 6 महीने में 11% गिरा है। दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, अगर वहाँ इस तरह की डिमांड घट रही है तो ये एक मुश्किल की बात है। और पांचवा है कि खाड़ी देशों में ज़बरदस्त तनाव है।
हमास के लीडर मारे जाने के बाद और ज़्यादा तनाव बढ़ गया है। इजराइल हमास का युद्ध चल ही रहा है, उसमें यमन भी शामिल हो गया है, उसमें लीबिया भी शामिल हो गया है। इसके साथ साथ पूरी दुनिया में इस समय सामाजिक संघर्ष चल रहा है। आज बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, लंदन और ब्रिटेन में झगड़े चल रहे हैं, फ्रांस में झगड़े चल रहे हैं, जर्मनी में झगड़े चल रहे हैं। तो पूरी दुनिया में जो सामाजिक संघर्ष और जियोपॉलिटिकल टेंशन बन गया है, ये भी मार्केट का मूड खराब कर रहा है और लोगों को ये भरोसा नहीं है कि सब कुछ पीसफुली चलेगा। तो ये 4-5 मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से बाजार में आज बिकवाली देखने को मिली। जी, तो ये पूरा ग्लोबल सिनारियो, और अब देखते हैं कि भारत के कंपनीज पर इसका क्या असर रहा है। यतीन, बताइए। बिल्कुल, और अगर हम देखें तो भारतीय बाजारों में एक बड़ा सेल ऑफ आपने देखा है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत ज़्यादा है। आज के टॉप लूजर्स की बात करें तो मेटल स्टॉक सबसे ज़्यादा टूटे हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि तमाम कमोडिटी जो आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं, कॉपर, स्टील, एल्यूमिनियम, आयरन ओर, सभी में आपने 10 से 12% का कट इसी महीने में आता हुआ देखा है, जिसके कारण खास करके जो बड़े जो स्टील कंपनीज हैं और बड़े जो एल्यूमिनियम और कॉपर वाली कंपनीज है, यहाँ आपको दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट अगर हम बात करें सेल, वेदांता, टाटा स्टील, हिंडाल्को, इन सभी स्टॉक्स में आप डबल डिजिट कट आते हुए देख रहे हैं। इसके अलावा दूसरा जो सेक्टर प्रभावित होता है ग्लोबल मंदी के कारण, वो होता है ऑटो एंसिलरी, क्योंकि ग्लोबल कारोबार से जुड़ा हुआ सेक्टर है। मदरसन सुमी की बात करें तो लगभग 18% बिजनेस इनका अमेरिका से आता है और लगभग उतना ही 18% जितना जर्मनी से आता है। तो बहुत बड़ा एक्सपोजर उनका ग्लोबल मार्केट में, जिसके कारण स्टॉक आज लगभग 10% की मंदी के साथ बंद हुआ। ऑडी, BMW, मर्सिडीज जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों का उनके साथ कारोबार और लेना देना होता है, जिसके कारण अगर ग्लोबल इंपैक्ट आता है तो ये कंपनी सबसे ज़्यादा करेक्ट होती हैं। सोना कॉमस्टार भी देखें तो यूएस इलेक्ट्रिक मार्केट से ये जुड़ी हुई है, जिसके कारण यहाँ भी प्रेशर बनता हुआ देखा आपने। भारत फोर्ज की बात करें, जो क्लासिक ट्रक ऑर्डर्स हैं, इनमें 15 महीने की सबसे लोएस्ट ऑर्डर बुक आती हुई नजर पड़ रही है, जिसके बाद ये स्टॉक में भी आपने ग्लोबल पैमाने पे इंपैक्ट देखा। आईटी कंपनीज भी सबसे बड़ा इंपैक्ट आज यहाँ दिखा, खास करके बिरला सॉफ्ट जैसी कंपनीज में 15 से 20% का डाउनटेक आपने देखा, क्योंकि ओवरऑल जो कमेंट्री है वो ये है कि डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स में कमी आ रही है, आईटी खर्चे में कमी आ रही है, जिसके कारण भारतीय आईटी कंपनियों को भी इंपैक्ट आता हुआ नजर पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का, और ग्लोबल सिनारियो आपने समझ लिया कहाँ कैसे क्या हो रहा है। इस पर एक्सपर्ट्स के साथ एक लंबी और गहरी बातचीत आप देखिए कि दुनिया में क्यों मचा है हाहाकार, गिरता बाजार। आज शाम 7:57 पर आवाज अड्डा में। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इंडिगो ने अपनी बिजनेस क्लास सेवा को बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके लिए नई सर्विस इंडिगो स्ट्रेच की शुरुआत की गई है। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने कहा है कि इस साल के अंत तक 7 नए इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पर सर्विस शुरू करेंगे। If we compare that this year, basically we see a rather stable environment in terms of yields or revenue per seat. Against that backdrop, I think we're indeed very pleased because we had to absorb a increase in fuel price, some global pressure on inflation and all. If we look to what's happening in some other markets and some of the other airlines globally who are posting their results, we see that actually globally airlines are being confronted with that, and Indian Airlines are no exception to that. And against that backdrop, as I just shared in a call, it's actually a very strong and very solid performance going forward. And ओला, उबर जैसी ऐप बेस्ड टैक्सी और बाइक कंपनियों के खिलाफ दिल्ली में बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ है। दिल्ली के ड्राइवर एसोसिएशन ने कहा है कि ओला, उबर और रैपिडो जैसे ऐप गैर कानूनी तरीके से प्राइवेट बाइक को टैक्सी में चला रहे हैं। इसके कारण उनके सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने ड्राइवर्स के संगठन से बात की।
ओला, उबर, रैपिडो जैसी ऐप बेस्ड टैक्सी कंपनियों के खिलाफ अब उन्हीं के ड्राइवर सड़कों पर उतर आए हैं और आज जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर तमाम ड्राइवर्स हैं। उनका कहना है कि उनका ये कंपनियां लगातार शोषण कर रही हैं, उन्हें कमीशन कम दे रही हैं और धीरे धीरे उनका कारोबार खत्म होता जा रहा है। लिहाजा वो आज जंतर मंतर पर पहुंचे हैं और धरना प्रदर्शन करके अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं जो टैक्सी एसोसिएशन के और खासतौर से तमाम जितने भी ड्राइवर्स हैं दिल्ली के हैं। आप बताइए कि क्या मुद्दा है आप लोगों का, क्या ऐप कंपनियां आपके साथ क्या किस तरह से गलत कर रही जी हैं? पिछले 11 वर्षों से चल रहा है कि ओला, उबर मोबाइल ऐप बेस्ड कंपनी आती हैं, पहले ऑटो चालकों को भ्रमित करती हैं, अपने मकर जाल में फैलाती हैं ईस्ट ऑफ इंडिया कंपनी की तरह। बाद में जब चालक इनसे खफा होके अलग होते हैं, वो समझ जाते हैं, तो ये कंपनियां टैक्सी चालकों को भ्रमित करके और उनको बड़ा बड़ा सपना दिखा के कि भाई 1.5 लाख लगाइए आप इतना कमाएंगे, 1.5 लाख लगाइए आप 10 गाड़ियां डालेंगे। तो अब ये दोनों से इनका मोह भंग होके अब ये उतर आए हैं दिल्ली के जो बाइक वाले हैं या स्कूटी वाले हैं, उनके साथ ये अटैचमेंट हो रहे हैं और ये गैर कानूनी अनलीगल तरीके से चल रहे हैं। हम पिछले 11 वर्षों से लगातार मांग उठा रहे हैं इन कंपनियों के खिलाफ भी इनके नेटवर्क पर रोक लगाई जाए। दिल्ली सरकार भी बहुत सारे इस तरह के इलीगल कामों को बढ़ावा दे रही है। दिल्ली सरकार से आप लोगों को क्या देखिए, दिल्ली सरकार सबसे बड़ी गुनाहगार है इस चीज की। मैं खुद आज 4 दिन से ट्राई कर रहा हूँ। जो बाइक टैक्सी है, बाइक का नंबर कुछ और आता है, लेने मुझे बाइक कोई और आती है, ओटीपी कुछ और डलता है, सब वेरीफाई हो जाता है। अच्छा। और उसी तरह रात के समय जो कस्टमर है उनकी कोई भी वेरीफाई नहीं है। कोई भी कैब बुक करता है और सुनसान जगह पे ले जाके ड्राइवर को मार के टैक्सी लूट के ले जाता है। दिल्ली सरकार की पूछो ऐप बनी हुई है जिसमें ड्राइवर के लिए कोई भी कमीशन नहीं है, जनता के लिए कोई भी टैक्स नहीं है। उसके बावजूद उसको ये प्रमोट ना करके इन ऐप बेस्ड कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं। ये वही जानते हैं कि वो टेबल के ऊपर से कर रहे हैं, टेबल के नीचे से कर रहे हैं, लेकिन इसका जवाब उनको जल्दी देना पड़ेगा। आप बताइए कि आप लोग तो मांगे काफी लंबे समय से मांग रहे हैं। आप नितिन गडकरी जी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उनको भी ज्ञापन दे रहे हैं, क्या ज्ञापन में कह रहे हैं? और अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो आगे क्या रणनीति है? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अभी पीछे हमारी कैलाश गहलोत जी से बात हुई थी। जब उनके पास जाते हैं तो वो हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई दिल्ली के जो 4 लाख ड्राइवर हैं वो कहते हैं ये जो कंपनियां हैं ये हमारे अधीन नहीं है। लेकिन जब जहां कमीशन की बात आती है वहां ये दिल्ली सरकार को भी अपना हिस्सा देते हैं। आप देखिए, जो दिल्ली में चालक है आज कोरोना के बाद उस स्थिति में पहुंच गया है कि उसके घर के पालन पोषण नहीं हो रहा है, उनके बच्चों का गुजारा नहीं हो रहा है। आए तो इसलिए थे कि भाई अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, अपना घर बार बेच के, लेकिन यहाँ तो जीना भी मुश्किल हो गया है। और हमारे मुख्यमंत्री अरविंद साहब कहते हैं कि भाई जो ऑटो चालक जब आए थे वो तो ऑटो चालकों ने मिलकर उनको सीएम बनाया। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर रहिए अपडेट और जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए 24 घंटे। नमस्कार।